नमस्कार साथियों, बिहार 7th फेज शिक्षक परीक्षा 2023 के इस जीके जीएस सीरीज में हम बात करेंगे मॉडल सेट 4 की। इससे पहले हमने मॉडल सेट 3 दिया है और भी कई सारी क्लासेस दिए हैं, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। शुरुआत करेंगे हम बिहार सामान्य ज्ञान से। पहला सवाल है, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, यानी इस बिहार राज्य के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है आपके सीतामढ़ी, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंगेर, जहां पर 1000 पुरुषों में सबसे कम यानी 879 महिलाओं का लिंगानुपात है। जहां 1000 पुरुष है उसमें मात्र सिर्फ 8079 महिलाएं हैं। अब मुंगेर की स्थिति को देखिए। भारत के सापेक्ष में पूर्वोत्तर में पड़ता है बिहार, और बिहार के आप देख लीजिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो साउथ ईस्ट में ये पड़ रहा है आपका मुंगेर। 202 यानी 201 से शुरुआत किया हमने, इसका मतलब 200 प्रश्न हो चुके हैं पहले, उन्हें मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं का संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? फिर वही सवाल है, लिंगानुपात की बात हो रही है, लेकिन इस बार महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। ऑप्शन है आपके ए दरभंगा, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन डी गोपालगंज, ऑप्शन डी सारण। इसका सही जवाब है गोपालगंज। ये नक्शा आप देख सकते हैं गोपालगंज कहाँ पर है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार, भाई देखिए, अभी भारत में जनगणना 2011 में ही हुई, तो उसके बाद हुई नहीं है। तो 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले गोपालगंज में 1015 महिलाएं हैं। तो ये लिंगानुपात सबसे ज़्यादा हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? ये है लॉर्ड सिन्हा, और इन्होंने ही त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन है आपके ए बंगाल, बी मद्रास, सी पंजाब, डी बिहार उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा पहले भारतीय थे जो बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गवर्नर 1920 में नियुक्त किए गए थे। 1921 में खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, बीमारी के कारण। 204 नंबर का प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ए केंद्र सरकार, बी चुनाव आयोग, सी जिला न्यायाधीश और डी राज्य सरकार। तो चुनाव चाहे कोई भी हो, केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो या स्थानीय निकाय का हो, ये काम है चुनाव आयोग का। लेकिन पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग का कार्य है। 205 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? अब हम बात करते हैं विधानमंडल, तो विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं विधानसभा और विधान परिषद, और उसका जो हेड होता है वो होता है राज्यपाल। अब आप समझें, यदि संसद की बात करें तो संसद में कौन कौन आएंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चूँकि बिहार में द्विसदनीय, कितने? द्विसदनीय। तो द्विसदन में क्या आएगा? विधानसभा और विधान परिषद, जबकि झारखंड जैसे राज्यों में सिर्फ विधानसभा से काम हो जाता है। इसको कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये महाअधिवक्ता इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लें हम, तो संविधान के अनुच्छेद 65 यानी 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है।
राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाअधिवक्ता होता है। यहाँ अंडरलाइन करेंगे आप। महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी उसकी इच्छा से जब तक चाहे रख सकता है, जब तक चाहे हटा सकता है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। कार्य क्या है इनका? तो यह है महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है। वह राज्य के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग तो लेता है, बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन एवं भत्ते विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही केंद्र में होता है महान्यायवादी। अक्टूबर 2018 में एडवोकेट जनरल राघवेंद्र ने यह पद ग्रहण किया था। थोड़ा और जान लेते हैं। महान्यायवादी केंद्र की बात हो रही, अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र किया गया है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 76(1) के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो राज्य में क्या हो जाएगा? राज्य में होगा महाधिवक्ता और केंद्र में होगा महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? ओदंतपुरी था, यहाँ पर कटा है, ठीक है। ओदंतपुरी किस आधुनिक शहर का नाम ओदंतपुरी था? ऑप्शन है आपकी राजगिरी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार शरीफ। 207 नंबर का प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका पर हमने मॉडल सेट में 1 में बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा की है, आप उसे जरूर देखें। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी मेगस्थानीज, ऑप्शन डी ये देखिए आपका कलर हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बताता हूँ, डायमैक्स। तो मेगस्थानीज ने लिखी थी इंडिका। किसने लिखी थी? इंडिका। और इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के और मौर्य वंश के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगस्थानीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? 4, 7, 6, 5। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसमें देखिए मेगस्थानीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में किन किन वर्गों में बांटा था उसे आप देख लें। तो पहला है दार्शनिक, दूसरा था किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। ये मेगस्थानीज ने हमने कहा था कि मौर्यकालीन आपको विशेष जानकारी मिलती है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 7। 209 नंबर का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। कब किया था? तो 450 से 470 के बीच में। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के शासक के पतन के बाद सभी शासक वर्गों ने इसकी समृद्धि के लिए योगदान जारी रखा। इसमें महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासक, यहाँ पर नाम नहीं दिया है, मैं आपको बता दूं धर्मपाल। याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, यदि ऑप्शन में धर्मपाल रहे और बाकी ऑप्शन ये सब नहीं हो, कुमारगुप्त प्रथम ना हो, तो आप धर्मपाल भी जा सकते हैं। इनका भी इसको संरक्षण मिला था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए धर्मपाल, बी नरेंद्रपाल, सी नयनपाल, डी धर्मपाल। तो अभी हमने आपको क्या कहा था? अभी हमने कहा था देखिए दोनों ही बिहार में हैं, तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप धर्मपाल के चयन कर सकते हैं। विक्रमशिला भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल वंश के राजकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध था। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिला का अंतिचक गांव वहीं है,
जहाँ विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। अब हम देखते हैं जीके से सवाल जवाब। तो इसका पहला जवाब है सवाल नंबर 1, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। देखिए यहाँ पर हमने 3 सवाल को मर्ज किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत कहाँ पर, किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में कब हुआ था? 1907 में। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें अध्यक्ष आपके थे, ऑप्शन नंबर देख लीजिए पहले आप, ए रास बिहारी बोस, बी मदन मोहन मालवीय, सी विशन नारायण दार और सी डी दादा भाई निरोजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। तो चलिए रास बिहारी बोस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1905 में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। 1908 में अलीपुर बम धमाके के बाद बंगाल छोड़ना पड़ा। 1911 में वायसराय लॉर्ड हेडिंग के हमले में शामिल थे। 1916 में जापान की नागरिकता ली और 18 में जापानी महिला तोशिको से शादी की। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और 1945 में जापान में ही निधन हो गया। 25 मई 1866 इनका जन्म है 86 और 21 जनवरी 1945 को निधन हुआ है। सवाल नंबर 2, किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के मंच से पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, आप इसे याद रखिएगा, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907, मद्रास अधिवेशन 1914 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही जवाब है बनारस अधिवेशन 1905। सवाल नंबर 3, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये उनकी तस्वीर है, आप देख लें। सवाल नंबर 4, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, देखिए यहाँ पर 2 सवाल मर्ज हुआ है। पहला तो बंकिम चंद्र चटर्जी ये तस्वीर वाले हैं भाई साहब, और इन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत लिखा था। 2 हो गया। तीसरा बात यह है कि उन्हीं के द्वारा गाया गया था, खुद लिखा और खुद गाया। तो किस अधिवेशन में? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन और ऑप्शन डी बम्बई अधिवेशन। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन। कैसे याद रखेंगे भाई साहब? हैं बंगाली चटर्जी, है ना, ये बंगाली है, और कलकत्ता भी क्या हो गया? बंगाल हो गया 1896। अच्छा, आप इसको देखिए, लाला लाजपत राय वाला तो ये कहाँ के करीब के थे? पंजाब के साइड के थे, और उसी के पड़ोस में क्या है हमारा? बनारस है। तो इस तरह करके रिलेट कर दीजिए, आप रट नहीं पाइएगा। सवाल नंबर 5 कहता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की बागडोर गांधी जी को सौंपी थी? और आपको बता दें एक ही मात्र इन्होंने का अध्यक्षता की है कांग्रेस की, और किसी में नहीं की है। तो अब आपको बताने वो कौन सा है? ए कलकत्ता अधिवेशन, बी नागपुर अधिवेशन, सी अहमदाबाद अधिवेशन और डी कानपुर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1920। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी 1920 में भी याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में ही हुई थी। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन थी? देखिए इसी सवाल से रिलेटेड सवाल है। उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1920 किया था, लेकिन जो किए थे वो कितने नंबर का अधिवेशन था? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 37 नंबर का अधिवेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 39। सवाल नंबर 7, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? भारतीय अध्यक्षता तो बहुत थी, बात करेंगे उनकी भी। ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित,
ऑप्शन सी नलिनी सेनगुप्ता, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी कमला नेहरू। तो जो इस तस्वीर को पहचानते वो जवाब दे दिए होंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सबसे पहले राज्यपाल भी रही हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है वो किस राज्य की राज्यपाल रही है। सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी किस राज्य की, आपको ये आप हमें कमेंट करेंगे कि ये किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है। सवाल नंबर 8, गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? और ये आप इजीली याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? ऑप्शन है आपको 1930, 1931, 1932 या तीनों बार हुआ था। तो इसका सही जवाब है तीनों बार, यानी 1930 में भी हुआ था, 1931 में भी हुआ था और 1932 में भी हुआ था। और क्यों गोलमेज? इसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए टेबल गोल था इसलिए इसको बोला जाता था गोलमेज सम्मेलन। और ये कहाँ होते थे? इंग्लैंड में होते थे। कहाँ पर होते थे? इंग्लैंड में होते थे, याद रखिएगा, ये इंग्लैंड में होते थे। और एक बार महात्मा गांधी यहाँ पर गए हैं, दूसरी बार बॉयकॉट किया और तीसरी बार एक विद्यार्थी गए होते सिर्फ, और वहीं से पाकिस्तान शब्द का जन्म हुआ था। आप ये ना समझें कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द का इजाद किया। पाकिस्तान का अर्थ होता है पाक भूमि, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 9, बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एस श्रीनिवास अयंगर। तो इसका सही जवाब था महात्मा गांधी। सवाल नंबर 10, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा गांधी जी मर सकते लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी दिल्ली अधिवेशन 1932, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1933, ऑप्शन डी मुंबई अधिवेशन 1934। तो इन्होंने कहा था कराची में। कराची क्या है? पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ पर। अब इंग्लिश के सवालों को देख लेते हैं। तो इंग्लिश का पहला सवाल यानी 11 नंबर का सवाल, ए पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन। देखिए यहाँ कहना चाह रहा है एक व्यक्ति जो दुनियादारी से मतलब छोड़ के अपने आप में आत्मनिर्भर होके अपनी साधना में लगा रहता है ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कर सके। इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल, यहाँ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बोला है। ऑप्शन है स्पेसिफिक, सेपेटिक और एसेटिक और डिवोटी और एंटिक्वेरियन। तो इसका सही जवाब है एसेटिक यानी साधु होता है। ये देखिए ऐसे जो साधु होते हैं वो आम साधुओं से अलग होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके शरीर का एक एक पुर्जा ढीला हो जाता है, यहाँ तक कि कहा जाता है उनके दीमक लग जाता था शरीर में, लेकिन उन्हें अपनी आस्था अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगे रहते थे। सवाल नंबर 12, फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए एन को एन भी बोलते हैं, हमने पिछली बार कहा था। अब आप देख लीजिए यदि बात करते फुटबॉल की तो ए फुटबॉल इजीली लग जाता है क्योंकि ये वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन ये जो मोस्ट लगा है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री को लगाता है। डिग्री कितने होते हैं? 3 होते हैं, नॉर्मल वाले, है ना, इसके बाद कॉम्परेटिव और एक सुपरलेटिव। तो नॉर्मल वाले को असर्टिव कहते हैं। तो जब हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो द लगेगा वहाँ पर, द मोस्ट। देख लीजिए। सवाल नंबर 13, द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन डैश माई कफ। डॉक्टर ने मुझे पर्ची थमाई मेरी खांसी के लिए। ऑप्शन है आपकी 4, ऑप्शन बी विथ, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ। डॉक्टर ने मुझे मेरी खांसी के लिए पर्ची थमाई। सवाल नंबर 14, ही गेव ए टॉक डैश द कॉज ऑफ डेंगू फीवर एट, ऑप्शन बी इन,
ऑप्शन सी बिटवीन, ऑप्शन डी ऑन। तो इसने बात किया, किस पर किया? तो डेंगू फीवर पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑन, यानी ही गेव ए टॉक ऑन, उसने बात की किसमें? काउजेज ऑफ डेंगू फीवर, कि डेंगू फीवर के कारणों पर। और डेंगू किस कारण से होता है? तो डेंगू होता है एडिस मच्छर के कारण। एडिस याद रखिएगा, साइंस का है लेकिन मैंने बता दिया। सवाल नंबर 15, यू कैन सी द डॉक्टर डैश AM एंड 12 नून। ऑप्शन है आपके एट, बी इन, सी बिटवीन, डी ON ऑन। ठीक है, तो जब 2 के बीच का समय होता है ना, 8 से 12 के बीच आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं या मिल सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिटवीन। जब हम बात करते हैं 2 मध्यांतरों के बीच के दौरान की, तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब हम साइंस के GS के प्रश्न, GS मतलब जनरल साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। तो सवाल नंबर 16 है, लाल रक्त कोशिका का जन्म स्थान कहाँ है? ए रक्त, बी अस्थि मज्जा, सी मेरुरज्जु, डी किडनी। तो लाल रक्त कोशिका का जन्म स्थान है अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मेरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मेरो, बोन मेरो। ठीक है, तो बोन मेरो में ही, ये देखिए आप अंदर में देख रहे हैं, यही है बोन मेरो। सवाल नंबर 17, निकट दृष्टि दोष सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो तस्वीर हमारी यहाँ बननी चाहिए, वो लेंस के गड़बड़ी के कारण वो जो रेटिना है, रेटिना से पहले हो जाता है, निकट बनता है। और ऐसे पर्सन को नज़दीक की चीज़ें दिखाई तो देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। यानी जो वाला दिखाई देता है व्यक्ति को, वही दोष होता है। अब याद कैसे करेंगे? तो निकट में देखिए 3 अक्षर है और अवतल में है 4 अक्षर, तो 3 का 4, ऐसे आप याद कर लेंगे। और इसे कहते हैं अवतल लेंस, इस तरह वाली। ये अवतल लेंस का सही जवाब हो गया। सवाल नंबर 18, कौन सा दर्पण उल्टा, बड़ा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? बात हो रही है दर्पण की, तो देखिए वास्तविक एक ही प्रतिबिंब बनाता है, वह है अवतल। तो आप यहाँ देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा होगा, लेकिन उल्टा है तो वास्तविक होगा, सीधा है तो आभासी होगा, याद रखिएगा। और सीधा बनाता है उत्तल दर्पण। तो आप यहाँ वास्तविक जब देखेंगे तो वास्तविक कौन बनाता है? अवतल बनाता है। सवाल नंबर 19, जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ मानी जाती है? ऑप्शन है ए आपके जल में, बी स्थल में, सी वायु में, डी मृदा में। तो आप तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे तो आपको आंसर मिल गया होगा कि जीवों की उत्पत्ति जल में हुई थी और कीड़ों के रूप में हुई थी। किस रूप में हुई थी? कीड़ों के रूप में हुई थी। सवाल नंबर 20, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी आयरन। तो यहाँ पर डी हो गया, कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं, ऑप्शन डी। तो रतौंधी क्या होता है? तो उसको ये विटामिन ए की कमी से होती है और इसे कहते हैं रेटिनॉल। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, रेटिनॉल। विटामिन सी को कहा जाता है थायमीन, ये सब पूछा जाता है, थायमीन। और विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। तो रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की। रेटिनॉल से आप याद रखिएगा रेटिना। रतौंधी क्या होती है? तो आँख में जो ये परत जम जाती है, ठीक है, वो शाम के बाद उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। सवाल नंबर 21, रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। जब आप रक्त के अवयवों को देखेंगे तो रक्त में 4 अवयव होते हैं। तो पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा होता है प्लेटलेट्स, चौथा होता है सफ़ेद रक्त कोशिका, और तीसरा और चौथा होता है लाल रक्त कोशिका। सारे अवयव होते हैं, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, रोगों से लड़ता है, ये हमें खून की कमी एनीमिया से बचाता है, हमें ताकत देता है। जबकि जो प्लेटलेट्स होता है, एक मकड़े के जाली की जैसी संरचना होती है और वो खून की
थक्का को रोकने में सहायक होता है, थक्का बनाता है और खून बहने से रुक जाता है। सवाल नंबर 22, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ए तंत्रिका कोशिका, बी मेरुरज्जु, सी नेफ्रॉन, डी क्षुद्रांत। तो इसका सही जवाब है ए तंत्रिका कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूरॉन कभी कभी ये देखने मिलता है। ये सबसे लंबी कोशिका लगभग 1.3 मीटर की होती है। सवाल नंबर 23, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? ए विखंडन, बी बहुखंडन, सी कायिक जनन, डी मुकुलन। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम देख रहे हैं पहले कैसा होता है? पहले होता है एक पीस का, फिर वो कई भागों में टूट जाता है और फिर इस तरह वो दिखने लगता है। अब सवाल आपसे ये है कि ये जो प्लाज्मोडियम है कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर में। किसमें? मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? ऑप्शन ए एडिस, ऑप्शन बी बालू, ऑप्शन डी मादा एनाफिलीज, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम तो सूक्ष्म जीव है, ये होगा नहीं। हम आंसर को देख लेते हैं, इसका आंसर है मादा एनाफिलीज, तब हम चर्चा करेंगे। तो जरा बात समझिए, एडिस से फैलता है डेंगू, बालू मक्खी से फैलता है काला जर, तो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है और यही है मादा एनाफिलीज मच्छर। मैंने बड़ा मुश्किल से खोज के निकाला है। तो ये जब काटता है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाते हैं और चूंकि प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है तो बड़ी तेजी से वो फैलते हैं और कपकपी देकर के बुखार आता है, सिर दर्द रहता है। सवाल नंबर 25, मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण फैलता है? ए जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी कवक, डी विषाणु। तो आप सब सवाल ये हो सकता है कि हमने जान लिया मलेरिया मादा एनाफिलीज होता है, वह प्लाज्मोडियम को डालता है अंदर, लेकिन ये कि प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम है एक प्रोटोजोआ। क्या है प्लाज्मोडियम? एक प्रोटोजोआ है और कुछ प्रोटोजोआ के प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा कैसा दिखता है। और ये प्रोटोजोआ देख रहे हैं ना, ये एक को मैंने यहाँ पर दिखाया है। सवाल नंबर 26 जब आएगा तो वो हिंदी में है, ठीक है। सवाल नंबर 26 किस में है? हिंदी में है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्दों की गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द के समूह को। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। निम्न में से कंठय ध्वनियों का कौन सा? कंठय ध्वनियां यानी कंठ से जो उच्चारण होती है। ऑप्शन ए यार, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ट न, ऑप्शन डी क ख। तो क वर्ग जो है वो कंठय, क से कंठय, क से क वर्ग, याद रखिएगा। सवाल नंबर 28, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन तो आप याद रखिए, कैसे याद रखिएगा? मूर्धन तो मूर्धन नौ किस में होता है? ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन नौ, ठीक है। तो ट ठ वाला खोजिए, ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, ये मूर्धन्य होते हैं। सवाल नंबर 29, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण, याद रखिए यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहला देखिए, 5 के वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5। तो जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 होते हैं। तो पहला और तीसरा इसको कहते हैं अल्प प्राण। याद रखिएगा, वर्णमाला में जो 5 लिखते हैं उसके पहला और तीसरा अल्प प्राण, जबकि दूसरा, चौथा और पांचवा महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण, कभी कभी इसे लघु प्राण भी कहते हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर 30, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक यानी जिसका उच्चारण नाक से हो। ऑप्शन है इया, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी मूर्धन स्व, ऑप्शन डी ग। तो नाक से उच्चारण इया होता है, जो चवर के अंतिम वर्ण होते हैं। अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। सवाल नंबर 31 कहता है, वह राज्य सरकार जिसने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने वालों के साथ मृत्युदंड का प्रस्ताव किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी गुजरात।
तो तस्वीर को आप देखिए और हिंट लगाइए कि क्या हो सकता है। तो भारत के मध्य में होता है मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 32, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए मेजबान देश कौन सा है? ए पाकिस्तान, बी स्वीडन, डी कोटे डी आइवर गणराज्य और डी कोलंबिया। तो जरा ये छोटे वाले मैप को देखिए, ये अफ्रीकी महादेश का एक देश है कोटे डी आइवर गणराज्य। इसी को इस बार विश्व पर्यावरण 2023 की मेजबानी मिली है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इसमें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस लिए? तो पर्यावरण की जागरूकता और उससे जुड़ी कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन मिले। पहली बार यह पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी केवल एक पृथ्वी। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण मारो। याद रखिएगा, ये बड़ा अजीब है, प्लास्टिक पर्यावरण मारो। और मेजबान देश है कोटे डी आइवर गणराज्य। अतिरिक्त जानकारी, पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश था। 2020 का था कोलंबिया और 2019 का था चीन और 2023 का है कोटे डी आइवर गणराज्य। सवाल नंबर 33, केन बेतवा लिंक नहर राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती। सबसे पहले समझेंगे केन बेतवा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो ये उत्तर प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश तक जाती है। इन दोनों नदियों के बीच को जोड़ते हुए एक नहर निकली है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक नहर। तो आपको बताने किस राष्ट्रीय उद्यान से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब आपका सवाल ये है, तो जान लीजिए कि जहाँ से होगा जो राष्ट्रीय उद्यान उसी में देखिए नेशनल पार्क क्या है? पन्ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है? पन्ना है ना? पन्ना, तो पन्ने से गुजरेगा ना। सवाल नंबर 33 का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। केन बेतवा लिंक नहर उत्तर प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी। यह एक बाघ आरक्षित भी है। केन बेतवा लिंक परियोजना का एक नदी अंतरयोजन परियोजना है जिसका उद्देश्य यूपी में केन नदी के जो जल को मध्य प्रदेश के झांसी बांधे के जिले में फैले सूखाग्रस्त बुंदेलखंड की सिंचाई के लिए अधिशेष जल स्थानांतरित करना है। और ललितपुर और यूपी के महोबा जिले और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले को भी पानी की सुविधा मिलेगी और इससे पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। केन और बेतवा नदियाँ मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है और यमुना की सहायक नदियाँ हैं। केन यूपी के बांदा जिले में और यूपी के हमीरपुर जिले के यमुना में साथ में मिलती है। बेतवा राजघाट, पसरीचा और मटीला बांध है इस नदी पर। केन नदी पन्ना बाघ आरक्षित से होकर गुजरती है। सवाल नंबर 34, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भले ही आपको ये पुराना जीके लग रहा हो लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन ए नेपाल, बी मालदीव, सी चीन, डी अफगानिस्तान। तो चीन इसका सदस्य नहीं है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन है। तो कौन कौन देखने के लिए आप देखिए क्या क्या है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये देश हैं। तो चीन सार्क का सदस्य नहीं है और सार्क का अर्थ होता है दक्षिण एशियाई संघ। इसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश है। याद रखने का ट्रिक है MBBS पेन। M फॉर मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। बड़ा अच्छा ट्रिक है ये। सवाल नंबर 35, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया? रोशन आरा इब्राहिम को, नोवा कोचवा को, हरनाज संधू को, नंदिता बन्ना को। तो इसका सही जवाब है हरनाज संधू। और इस तरह अब ये पॉइंट को जानने के बाद इस वीडियो की समाप्ति होगी। 2000 में लारा दत्ता के जिताब जीतने के 2 दशक बाद चंडीगढ़ की रहने वाली भारत की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया। उन्होंने प्राग्वे और दक्षिण अफ्रीका के प्रतियोगियों को हराया। 13 दिसंबर 2021 को इजराइल के एलात में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने ताज पहना।
भारत ने इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता के 2 बार प्रतिष्ठित ताज प्राप्त कर चुका है। यह मिस यूनिवर्स इवेंट का 70वां संस्करण था। संधू को इस साल का ताज पूर्व मिस यूनिवर्स 2020 मेक्सिको की एंड्रिया मोजा ने पहनाया। संधू ने हाल ही में मिस डिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब भी जीता था। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट वाले आपके प्रश्न मैंने दिखाए, और कितने दिखाए आप ये देख लीजिए, 35, 10, 45। तो आपको सेशंस तो पसंद आ रहा है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से आग्रह करूंगा, नए जो हैं कैंडिडेट वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।